मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नोने हालों, वेलकम टू अनदर ओ लेवल बायोलॉजी सेशन, जिसका इंतजार मैं और आप दोनों कर रहे होते हैं, है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। ये भी एक नेमत है कि हम एक दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं। मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप लास्ट क्लास में मौजूद थे तो पहली चीज जो हमने हर ग्रुप के साथ जो है वो सेलिब्रेट की है, वो आपके लिए अप्रिसिएशन बनती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि बेटा वी हैव स्टार्टेड क्वाइट वाइल अगो, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर डन विद बेसिक बायोलॉजी। बेटा एक बार अपने लिए तालियां बजा लें, क्योंकि आपने बड़ी ही अच्छी लगन के साथ, बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत अच्छे बच्चों के साथ, बच्चों की तरह अच्छे से पार्टिसिपेट करते हुए, और इवन के जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उन्होंने भी बहुत तेजी से कंटेंट कवर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्ट बायोलॉजी का जो काफी ज्यादा बोरिंग होता है, काफी ज्यादा काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, और ये वो पार्ट होता है बायोलॉजी का जो यूजुअली आपने अपने स्कूल्स में अच्छे से नहीं पढ़ा होता। एंड दैट इज व्हाई व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टीचिंग दिस पार्ट, तो बच्चा कहता है सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, फला चीज तो हमने पढ़ी नहीं थी, फला चीज। क्योंकि अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं इन द मेजून सीरीज और ये चैप्टर्स आपने प्रीवियस ईयर्स में पढ़े थे, तो 90% केसेस में ये चैप्टर्स आपको सही से नहीं पढ़ाए गए होते हैं। एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू लर्न दिस with us, so you felt it in a quite different way. Alhamdulillah. ठीक है। तो वी आर डन विद सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, मूवमेंट, एंजाइम्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड क्लासिफिकेशन। द लास्ट थिंग वी डिड वाज द मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट का कंपैरिजन, जो हमने सिराइकी, पठानी और हर तरह के स्टाइल में पिछली क्लास में किया था। अब मेरे बच्चों, शिजा मैं आपको याद कर रहा था। तो बेटा बेसिक बायोलॉजी का चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस क्लास के अंदर, विच इज अ गुड न्यूज, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यू आर टिल नाउ यू हैव प्रूवन योरसेल्फ टू बी अ वेरी गुड क्राउड अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब मेरे बच्चे, जैसा कि हमने डे वन पे डिस्कस किया था और हम उसी प्लान को फॉलो करते हुए आज आगे बढ़ने जा रहे हैं, कि अब आप सिस्टमैटिक बायोलॉजी में एंटर होने जा रहे हैं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द बायोलॉजी सिलेबस। ठीक है। सिस्टमैटिक बायोलॉजी में हम एंट्री लेने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिटेल और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल सेक्शन है, और बड़ा मजे का सेक्शन है, एंड यू विल एंजॉय दिस अलॉट। मीनवाइल हम पैरेलल में, जैसा कि हमने साल के शुरू में डिस्कशंस की थी, आज ही रात से आपके ग्रुप में मैसेज आया है, आज ही रात से, यानी आज आप मुझसे 2 बार मिलेंगे। आज जब आपकी 9 PM पे क्लास एंड होगी, तो 1 घंटे के ब्रेक से दोबारा आपकी क्लास दोबारा शुरू होगी, और वहां हम प्लांट बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज से ऑनवर्ड्स, ठीक है, सिस्टमैटिक बायोलॉजी और प्लांट बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन आप लेकर चलने वाले हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप दोनों जगह जगह मौजूद होंगे और टाइम जो है वो जाया नहीं करेंगे। तो सिस्टमैटिक बायोलॉजी का स्टार्ट हम करने जा रहे हैं बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। और दूसरा, फिर आपको ये प्लान शुरू में दिया गया था कि प्लांट बायोलॉजी जैसी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद उन एक्सक्लूसिव स्लॉट्स में या तो हम यहाँ से चीजें कर रहे होंगे या रिमेनिंग पार्ट पूरे करेंगे। देखिए सिलेबस को लेकर एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ फ्राइडे को होगी, अभी के लिए यस अमन, अभी के लिए यस। ठीक है जी। लेकिन ये क्लास एक्सटेंडेड है, आपने नोटिस किया होगा कि क्लास का टाइम लिखा हुआ है स्टार्टिंग, एंडिंग टाइम नहीं लिखा हुआ। तो एंडिंग टाइम जो है वो डिपेंड करेगा कि जितना टॉपिक हमने कवर करना है उसके हिसाब से। तो टेंटेटिवली 1 आवर प्लस ही क्लास होगी, इट वुड बी 1 hour 30 minutes, और इट कुड बी ऑफ 2 hour क्लास। पहली क्लास है तो इतनी लंबी नहीं करूंगा मैं, लेकिन इवेंचुअली दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी एटलीस्ट 1 hour and 30 minutes क्लासेस। ठीक है। तो दिस इज द गुड टाइम टू स्टार्ट
डूइंग दिस। बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स के अंदर मिड टर्म्स होंगे नवंबर में, तो वहां पर भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी। Will it be recorded? Yes, it will be recorded, but it is recommended to be there in physically in the class. It was not in my timetable. If you are on the group, you should have seen the message. If you are not on the group, तो बेटा फिर नहीं कह सकते नजीम आप ग्रुप पे क्यों नहीं है। ठीक है जी, चले जी, without any further ado, let's we make a let's welcome this new part of biology, and trust me, you are going to enjoy this part. You will feel like becoming a doctor. लेकिन द डिस्क्लेमर इज कि मेरे बच्चा कहीं ना कहीं मैं आपके आंसर जरूर कर रहा होता हूं, लेकिन बहुत सारे आंसर्स हमारी जब लिमिट को बाहर क्रॉस कर रहे होंगे तो फिर हम उनको कोशिश करेंगे रिस्ट्रिक्ट करें, बिकॉज ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एंजॉय ऑन द in this section. Inshallah, this is a very conceptual part and we are going to begin in a very different way. यहाँ टोटल आपके पास 9 टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स यूजुअली काफी तेजी से कवर होते हैं, बिकॉज कंसेप्ट की बात है, कंसेप्ट बहुत तेजी से समझ में आता है। तो बेटा, do we all on the same page? We all know now that we are going to begin the next section of biology in the regular classes, which will be followed by plant biology in parallel. ठीक है, तो बाय द टाइम दिसंबर अराइव्स, इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक आते आते यू विल बी डन विद दिस, यू आर ऑलरेडी डन विद दिस, एंड इंशाल्लाह ताला फिर दिस इज द पार्ट जो हम करते चले जा रहे होंगे। ठीक है, जो बच्चे सिलेबस को लेकर कंसर्न होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपका कंसर्न जेन्युइन नहीं होगा, लेकिन देखो हमारा अपना एक स्टाइल है। I want to make sure that the quality delivered is extremely next level, और उस क्वालिटी के में जाहिर है कुछ टाइम तो रिक्वायर्ड होता है। और अगर आपका ये कंसर्न है कि सर सिलेबस कंप्लीट भी होगा क्या नहीं होगा, तो जी हाँ, सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा, हर साल तो होता ही है। अगर कुछ नहुसत रही तो फिर शायद ना हो, अगर मैं जिंदा ही ना रहा फिर शायद ना हो, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो होगा। किंगडम प्लांटे लाइबा, अगर आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो बेटा फिर मैं आपकी याददाश्त में क्या ही कहूँ। द लास्ट थिंग वी डिड, इफ आई जस्ट शो यू, द लास्ट थिंग वी डिड वाज किंगडम प्लांटे। इफ यू रिमेंबर गाइस, क्या किया था हमने, याद करो कितना जबरदस्त सेशन रहा था बेटा। This was Kingdom Plante, beta. We did Kingdom Plante. We talked about non-flowering plant. We talked about flowering plant. Then we talked about the monocot and the dicot thing. Yes or no? ठीक है जी, चले मेरा बच्चा, चले मेरा बच्चा, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस सेक्शन को हमारे लिए खैर और आफियत का बाइस बना, इसके लिए हमारे जहनों को खोल दे, इसमें मौजूद खैर हमारी जो है वो जहनों में उतार दे, और ये नॉलेज जो हम इसमें एक्वायर करें इसके खैर का सबब बना, इसे लॉन्ग टर्म रिटेंशन का सबब बना, और वक्त कलील वक्त के अंदर, कम वक्त के अंदर बरकत के साथ हमें इस सेक्शन को और पूरे सब्जेक्ट को और अपने तमाम सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हुए अपनी उम्मीद से बढ़कर अपने फजल के मुताबिक या अल्लाह हमें नताइज भी अता फरमा दीजिए। बेटा याद रखें, दुआओं से बड़े काम बनते हैं, दुआओं पे यकीन कीजिए। तो बेटा शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक बायोलॉजी। कोई नया बच्चा तो नहीं है आज की क्लास में? कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज फर्स्ट क्लास ले रहा हो, प्लीज रेज योर हैंड। If we have any student who is taking first class today, please raise your hand. अब्दुल रहमान नाम का बच्चा है, ठीक है। और कौन है? उमैमा शहजाद। उमैमा शहजाद, आप तो मेरी ही स्टूडेंट है बेटा। आप कह रही नई स्टूडेंट कहाँ से हैं उमैमा? आप तो मेरे पास ही पढ़ रही है ना, आप नई कब से हो गई? आदर्श कुमार भी है नया, ओके। हमजा गुल भी, अरे भाई हर क्लास में नए बच्चे आ रहे हैं। कैंप पढ़ती हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, बायो में अब आ रही हैं। बेटा बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, है भाई उमैमा? क्यों, आपको भरोसा नहीं था कि सर बायो अच्छी पढ़ाते हैं? कैंप में भरोसा किया, बायो में नहीं किया? अच्छा, तो उमैमा और जितने भी बच्चे क्लास में नए हैं, क्या आप समझ गए? आप ये बात समझ गए हो बेटा कि हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिक बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, 6 चैप्टर्स, जिसके नोट्स अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो आपको टेंशन होने लगेगी। क्यों? क्योंकि शायद आपने ये चैप्टर्स इतने डिटेल में पहले नहीं पढ़े थे। अब छोड़ देते हैं, जो हो गया वो हो गया। अभी के लिए सिस्टमैटिक बायोलॉजी पर बात करते हैं। बेटा सिस्टमैटिक बायोलॉजी में हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लेट्स लाइन अप द चैप्टर्स। मैं चैप्टर्स लाइन अप कर रहा हूं। आई वांट एवरीबॉडी टू रीराइट दिस अगेन। ऑप्टिक सिस्टम, ह्यूमन बायोलॉजी, सिस्टमैटिक बायोलॉजी, ऑप्टिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
उमैमा, आपने पहले कौन से चैप्टर्स पढ़े हुए हैं? आप पहले कहीं पढ़ रही थी या नहीं पढ़ रही थी? और कौन से चैप्टर पढ़े? लिस्ट बताइए, लिस्ट बनाइएगा मुझे। अहमद देखो, फ्यूचर तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बस कोशिश करेंगे जितना जल्दी खत्म हो सके कर लेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन वी हैव गॉट एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन वी हैव गॉट homeostasis, immune system, and then we have got reproductive system. कोई रह तो नहीं गया? ऑप्टिक हो गया, एंडोक्राइन हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, होम्योस्टेसिस, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई गेस दैट्स इट। तो बेटा ये सारे सिस्टम्स हैं जो हमने इंशाल्लाह ताला पढ़ने हैं, ठीक है जी। आई मीन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो अब इसमें शुरू कहां से करने जा रहे हैं? आप जानते हैं कि आपके टीचर थोड़ा अपनाते हैं, तो बेटा जस्ट टू बिगिन, जस्ट टू गेट वार्म्ड अप इन इंशाल्लाह ताला, हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर से। अब देखो सीक्वेंस मैं क्यों सिलेक्ट करता हूं, आप वो मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस पढ़ना कौन से पढ़े। एम आई ऑडिबल? कैन यू गाइस हियर मी? यस और नो? कैन यू? हेलो? कैन यू गाइस हियर मी? लैग हो रहा है यार, मुझे भी लग रहा है कुछ लैग हो रहा है। एक मिनट होल्ड करो। आमतौर पे लैग आता तो नहीं है यहाँ पर। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। Hello guys, can you hear me? Hello, 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 hello. Am I audible? Hello, hello, hello. ओके यू ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। तो बेटा हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस का बच्चों। एंड व्हाई आर वी गोइंग टू बिगिन विद दिस चैप्टर? वो क्योंकि इट्स इजियर टू गेट ऑन टू द ट्रैक विद दिस चैप्टर। अच्छा एक बात और समझ लो बेटा, होम्योस्टेसिस was a separate chapter in the previous syllabus। जो 2021 से पहले की बुक्स है ना, और उससे पहले का जो सिलेबस कंटेंट है, उसमें होम्योस्टेसिस वाज अ डिफरेंट, यानी वाज अ सेपरेट चैप्टर। बहुत सारे बच्चों को, इवन बहुत सारे टीचर्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो समझते हैं कि होम्योस्टेसिस खत्म हो गया है। होम्योस्टेसिस आपके सिलेबस से खत्म नहीं हुआ ब्रादर। अब क्योंकि हमने तो टॉपिक्स ब्रेक करके लिखे हैं ना, आपके जो कोऑर्डिनेशन का यूनिट है, समझ लेना तमाम बच्चों, आपका जो कोऑर्डिनेशन का यूनिट है, होम्योस्टेसिस खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कोऑर्डिनेशन के यूनिट में जिसमें ऑप्टिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम आता है, उसी में होम्योस्टेसिस भी आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो होम्योस्टेसिस का चैप्टर आपके सिलेबस से खत्म नहीं हुआ है। पहले इट वाज टाइटल्ड एज अ सेपरेट चैप्टर, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन यूनिट, ठीक है जी। चले बेटा, हेडिंग बनाएंगे सारे बच्चे होम्योस्टेसिस की। एवरीबॉडी प्लीज मेक द हेडिंग होम्योस्टेसिस गाइस एंड गर्ल्स। Okay guys, now the first question is, what is homeostasis?
होम्योस्टेसिस क्या होती है? ओके, लेट मी ब्रेक इट फॉर यू। दरमियान में नहीं बोलना है बेटा, पार्टिसिपेट करना है, जहां मैं आपसे कहूंगा वहां जरूर पार्टिसिपेट करना है बेटा। द वर्ड होम्योस्टेसिस कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड्स, होमियो एंड स्टेसिस। होमियो मीन्स internal environment. Homeo means internal environment, and stasis means to keep constant, to keep constant और टू मेंटेन। जरा समझना, होम्योस्टेसिस का वर्ड चूंकि आपने सुना हुआ नहीं होता पहले, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ होम्यो। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? होम्यो मींस इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है। और स्टेसिस स्टैटिक से आया है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, स्टैटिक रुका हुआ, रेस्ट पर, मेंटेन। तो मेरे बच्चे, व्हाट इज होम्योस्टेसिस थोड़ा सा अगर आप समझे तो होम्योस्टेसिस इज टू कीप योर internal environment at a constant level, to maintain the internal conditions in your body, to keep your environment internally कांस्टेंट। आपकी इन बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को आपने मेंटेन करना है। बेटा मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि सब इन्वायरमेंट एक जैसा कर देना है, समझना, क्लिनिकली सोचो, डॉक्टर्स की तरह सोचो। मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉडी का एनवायरनमेंट एक जैसा कर देना है। बेटा मेंटेन करने का मतलब है कि बॉडी में जहां जैसा एनवायरनमेंट है वहां पर वैसा एनवायरनमेंट रखना है। क्या मतलब? भाई जो आपका मुंह है, आपका जो ओरल कैविटी है, वहां न्यूट्रल एनवायरनमेंट है तो वहां न्यूट्रल मेंटेन करना है। आपका स्टमक है, वहां स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरनमेंट है तो वहां एसिडिक ही एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। आपकी जो इंटेस्टीन है, वहां पर बेसिक स्ट्रांगली बेसिक एनवायरनमेंट है तो वहां पर बेसिक ही मेंटेन करना है। आपका जो ब्लड है वो स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली बेसिक है, उसको स्लाइटली बेसिक पर ही मेंटेन करना है। मेरी बात समझ आ रही है कि मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉडी का एनवायरनमेंट एक जैसा कर दें। मेंटेन करने का मतलब है कि जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसा एनवायरनमेंट बनाया है, जो उसकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, वहां पर वैसा ही एनवायरनमेंट मेंटेन करना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। आपने नाम सुना है ना, होम्योपैथी, कहते हैं ना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लो। होम्योपैथी क्या होती है? होम्यो का मतलब यही होता है इंटरनल बॉडी, इंटरनल एनवायरनमेंट, और पैथी कहते हैं डिजीज को। तो इंटरनल बॉडी की डिजीज की ट्रीटमेंट को होम्योपैथी कहते हैं। होम्योपैथी कहते हैं ना, होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक का मतलब यही है, होम्यो का मतलब इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, और पैथिक का मतलब पैथोलॉजी से आ रहा है, डिजीज से। तो जब इंटरनल बॉडी की डिजीजेस को हम ट्रीट करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज हो जाता है होम्योपैथी। तो वन लास्ट टाइम, व्हाट इज होम्योस्टेसिस गाइस एंड गर्ल्स? इट इज टू, डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को टू कीप स्लैश मेंटेन, ये डेफिनेशन लिखने के लिए आती है, इंटरनल environment of the body at constant, और याद करना है बेटा साथ साथ, स्टेडी लेवल। आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट और स्टेडी लेवल पर मेंटेन कर रखे रखने का नाम क्या है? होम्योस्टेसिस। जहां पर जैसा जहां पर जैसा अल्लाह ने नेचुरल एनवायरनमेंट बनाया है, वहां पर वैसा मेंटेन रखने का नाम है होम्योस्टेसिस। इज दिस क्लियर? डेफिनेशन क्लियर होती है सबको? मुझे ठक ठक जवाब दो भाई। ओके, नाउ सवाल ये पैदा होता है कि होम्योस्टेसिस यानी मेंटेनिंग मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, क्या सर ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है या नहीं जरूरी है? आए जरा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा आप जब अपने नर्वस, आप जब इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आप कहते हैं नर्वस सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया। आप जब नस्ल बढ़ाने की बात करते हैं, आप कहते हैं अल्लाह ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया। आप जब खाने को डाइजेस्ट करने की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने डाइजेस्टिव सिस्टम दिया। आप जब सांस लेने की बात करते हैं, अल्लाह ने रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया। आप जब हार्मोन्स रिलीज करने की बात करते हैं, अल्लाह ने एंडोक्राइन सिस्टम दिया। आप जब बॉडी की डिफेंस की बात करते हैं, अल्लाह ने इम्यून सिस्टम दिया। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि होम्योस्टेसिस के लिए अल्लाह ने कौन सा सिस्टम दिया,
होम्योस्टेसिस के लिए जैसे सर्कुलेशन के लिए हार्ट रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है, एंडोक्राइन के लिए ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंटेस्टीन और एलिमेंट्री कनाल रिस्पॉन्सिबल है। बेटा होम्योस्टेसिस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा पार्ट है बॉडी का जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बताओ बेटा, कौन सा पार्ट है बॉडी का जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके आंसर से मुझे पता चल रहा है कि कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज आपके दिमाग में है ही नहीं। लल्लू लाल वाले जवाब दे रहे हो, स्किन, हार्मोन, एंजाइम, चवले मार रहे हो। रुक जाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, अरे गधेड़ों ब्रेक लगाओ। ये सारे जवाब मुझे समझा रहे हैं कि इसका मतलब होम्योस्टेसिस बस ओ लेवल वाला पढ़ा है, कुछ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है होम्योस्टेसिस का। गधे की तरह जवाब आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, पेनक्रियास। अरे रुक जाओ, समझो बेटा समझो। होम्योस्टेसिस, मेरी बात समझिए बेटा। होम्योस्टेसिस जैसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम है, डेडिकेटेड ऑर्गन है जनाब, एंडोक्राइन के लिए अलग ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अलग ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम के लिए अलग ऑर्गन है। हर सिस्टम के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है? सोनो, हर सिस्टम के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है। तो मेरा सवाल ये था कि होम्योस्टैटिक सिस्टम के लिए कौन से स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? बेटा कौन से स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? कभी सुना है कि होम्योस्टेसिस के लिए ये डेडिकेटेड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं सुना। मेरे बच्चे जो आप नाम ले रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात। बेटा अल्लाह ताला ने होम्योस्टैटिक कंट्रोल के लिए, होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए कोई डेडिकेटेड ऑर्गन्स नहीं दिए हैं। कोई डेडिकेटेड ऑर्गन्स नहीं दिए हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, रेस्पिरेटरी में लंग है, या स्क्रीटरी में किडनी है, कोई डेडिकेटेड ऑर्गन नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्या ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है? क्या बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे मेरे भाई, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ने कोई एक डेडिकेटेड सिस्टम नहीं दिया। होम्योस्टैटिक कंट्रोल को अचीव करना ये पूरी बॉडी का कंबाइन एफर्ट है। होम्योस्टैटिक में एक आध ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि पूरी की पूरी बॉडी मिलकर अपना अपना रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से स्किन अपना रोल प्ले करेगी, लिवर अपना रोल प्ले करेगा, किडनी अपना रोल प्ले करेगी, ब्रेन अपना रोल प्ले करेगा, ग्लैंड्स अपना रोल प्ले करेंगे, सब मिलकर रोल प्ले करेंगे, तब जाके बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन होगा, वरना तो वांदे हो जाएंगे वांदे। होम्योस्टैटिक कंट्रोल इज अबव ऑल, ये सबसे ऊपर है बेटा। होम्योस्टैटिक कंट्रोल को अचीव करना इज अ वाइटल फिनोमेना। इसके लिए अल्लाह ने एक ऑर्गन नहीं दिया, ये कोई डेडिकेटेड स्पेसिफाइड काम नहीं है जिसे दो ऑर्गन मिलके कर लें, बल्कि लिवर अपना रोल प्ले कर रहा है, किडनी अपना रोल प्ले कर रही है, स्किन अपना रोल प्ले कर रही है, वेसल्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम, ब्रेन अपना रोल प्ले, सब ऑर्गन्स अपना अपना रोल प्ले करेंगे। और जब सही से रोल प्ले करेंगे तब जाकर बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन होगा। तो क्या होम्योस्टैटिक कंट्रोल अचीव करना इंपॉर्टेंट? अरे भाई, क्या होम्योस्टैटिक कंट्रोल अचीव करना इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ये अबव ऑल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके लिए कोई डेडिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि पूरी बॉडी की जिम्मेदारी है कि इसका ख्याल रखा जाए। इज दिस क्लियर? अब सवाल ये है अब सवाल ये है कि सर बॉडी तो कोई सिंपल सिस्टम नहीं है, बॉडी तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का नाम है। तो फिर सर क्या क्या मेंटेन रखें? जब आप ये कहते हैं कि मेरे भाई आपने पूरी बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है, तो ये तो एक आपने जेनरिक चवल मार दी, एक जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन स्पेसिफाइड वर्जन में क्या क्या मेंटेन रखें, क्या क्या मेंटेन करें? बॉडी में एक चीज थोड़ी है, बॉडी में तो हजारों चीजें हैं। तो जवाब आप कहेंगे सबको मेंटेन करना है। तो मेरे भाई, अगर आपसे ये कोई पूछे कि भाई आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट कब मेंटेन होगा, आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट कब बैलेंस होगा, तो जवाब में आप कहोगे एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। क्या मतलब है एस्पेक्ट्स का? कि भाई जब आप ये चवल मारते हैं कि हमें बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, बॉडी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या क्या मेंटेन करना होगा? तो मेरी बात को गौर सुनना। हम जब बॉडी में तीन टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, हम जब बॉडी में तीन टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं,
हम जब बॉडी में 3 टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं बेटा, बॉडी का एनवायरनमेंट बैलेंस हो जाता है, बॉडी का एनवायरनमेंट ऑप्टिमल हो जाता है, बॉडी का एनवायरनमेंट आइडियल हो जाता है। हमने 3 टारगेट्स को अचीव करना है, यानी आसान लफ्जों में बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का नाम होम्योस्टेसिस है। सर ये क्या जरूरी है या नहीं जरूरी है? मेरे भाई ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर जिंदगी का गुजारा ही नहीं है। तो सर क्या क्या मेंटेन करेंगे? तो बेटा 3 टारगेट्स हैं जिनको हम एस्पेक्ट्स कहते हैं। 3 टारगेट्स मेंटेन हो जाएं तो बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाता है। तो होम्योस्टैटिक कंट्रोल के 3 पर्पसेस हैं। नंबर वन गाइस एंड गर्ल्स, कॉन्सेप्ट बनाते जाना, कंसेप्चुअल रट्टा नहीं लगाना। नंबर वन, हमें क्या टारगेट अचीव करना है? दैट इज मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। हमें क्या मेंटेन करना है? अगर हमने बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन करना है तो सबसे पहले हमने कौन सा टारगेट अचीव करना है बेटा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर की मेंटेनेंस को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। तो होम्योस्टेसिस का टारगेट नंबर 1 क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन करना। हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें मेंटेन करना है हर तरह के सॉल्यूट को और वाटर पोटेंशियल को। हमें बॉडी में मौजूद हर तरह का सॉल्यूट, हर तरह का सॉल्यूट का मतलब भाई ग्लूकोज भी सॉल्यूट है, सोडियम आयन भी सॉल्यूट है, अमाइनो एसिड भी सॉल्यूट है, एंजाइम भी सॉल्यूट है, हार्मोन भी सॉल्यूट है। तो हमें बॉडी में हर तरह का सॉल्यूट मेंटेन करना है और हमें हर तरह का वाटर लेवल को मेंटेन करना है। और बेटा इस मेंटेनेंस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो टारगेट नंबर 1 क्या है? बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करना यानी थर्मो रेगुलेशन। टारगेट नंबर 2 क्या है? बॉडी में सॉल्यूट और वाटर मेंटेन करना यानी ऑस्मो रेगुलेशन। और टारगेट नंबर 3 है कि बॉडी में जितना भी कचरा बन रहा है, जितना भी तरह का कचरा बन रहा है, वो कचरे को भी, जिसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, उसे भी हमने फारिग करना है, उसे भी बॉडी से निकालना है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो याद रखो बेटा, याद रखिए बेटा, होम्योस्टेसिस कब अचीव होगी? जब आपकी बॉडी 3 टारगेट्स अचीव कर लेगी। थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगी, ऑस्मो रेगुलेशन यानी सॉल्यूट और वाटर को मेंटेन कर लेगी, और एक्सक्रीशन जब वेस्ट के लेवल को मेंटेन कर लेगी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, उमैमा, सारा, सैयदा, आतिफ, नवाल, सबीन, तलाला, एवरीबॉडी एल्स। अब अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर वो पीएच को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर पीएच को मेंटेन करना जरूरी नहीं है, पीएच को। तो बेटा जवाब सुन लीजिए। बेटा जब आप सॉल्यूट और वाटर को मेंटेन कर लेते हैं, समझना मेरे बच्चे, जब आप सॉल्यूट्स और वाटर को मेंटेन कर लेते हैं, पीएच क्या होता है? एसिडिटी और अल्कलिनिटी होती है ना। पीएच क्या होता है? एसिडिटी या बेसिसिटी। तो एसिडिटी या बेसिसिटी किसकी वजह से चेंज होती है बेटा? बोलो। सॉल्यूट और वाटर की वजह से। तो जब आप सॉल्यूट और वाटर को मेंटेन कर लेंगे तो पीएच भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि सर पीएच को मेंटेन नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चे, जब आप सॉल्यूट और वाटर के लेवल्स को मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली, बोलो बेटा, पीएच भी मेंटेन हो जाएगी। इसीलिए हमने पीएच का अलग से टारगेट, बोलो बेटा, नहीं लिखा है। इज दिस क्लियर? इज क्लियर बेटा? बेटा प्लीज जरा चैट बॉक्स में देख रहा हूं कि मुझे कुछ फजूल चैट्स नजर आना शुरू हो गई हैं। तो बेटा इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन यू मे लीव द क्लास, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। एंड आई हैव मेंशनड सो मेनी स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी कि बेटा मुझे क्लास में अपने से बात करनी है, आप मुझसे बात करोगे बस, और आपस में कोई क्रॉस टॉक नहीं होगी। अगर आप ये करेंगे तो आई 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 वुड नीड टू रिमूव यू। ठीक है? तो क्या सीखा हमने अनुद? अनुद हमने सीखा कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। सबको समझ आ गया बेटा? इट इज टू मेंटेन योर इंटरनल एनवायरनमेंट एट अ कांस्टेंट लेवल। सर ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो सर ने आपको एविडेंस दिया कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस के लिए कोई एक या दो ऑर्गन नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। यस और नो बेटा? यस और नो बेटा? यस। और फिर हमने कहा कि बॉडी में सर क्या क्या मेंटेन करें?
तो हमने टारगेट्स या एस्पेक्ट्स को टारगेट किया और मैंने आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रल विजन दिया कि बेटा हमें क्या क्या मेंटेन करना है। हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है, हमें सॉल्यूट और वाटर को मेंटेन करना है, हमें मेटाबॉलिक वेस्ट को मेंटेन करना है। तो बेटा ये तीनों टारगेट अगर अचीव हो जाएंगे तो हम एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस अचीव कर लेंगे। हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। सॉल्यूट में बेटा सारे सॉल्यूट की आइंस हैं, सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सब सॉल्यूट्स हैं। ठीक है जी। सॉल्यूट का इंपैक्ट एसिडिटी, बेटा सॉल्यूट क्या होता है, आप एसिडिटी क्या होती है आप पढ़ते हैं ना कि एच आइंस की वजह से कंट्रोल होती है। तो एच आइंस क्या है भाई, आपकी आपकी बॉडी में आपने एसिडिक चीजें डालनी, वो सॉल्यूट्स ही है ना। तो अगर आप अपने सॉल्यूट्स लेवल्स को मेंटेन रखेंगे, ज्यादा एसिडिक खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, एसिडिक फूड एंटर नहीं करेंगे, तो पीएच भी चेंज नहीं होगी, सिंपल है। ठीक है बेटा। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कवर कर लिया। अब बेटा आप आगे का लेआउट समझ लें। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना होम्योस्टेसिस का, बेटा इस चैप्टर में हमारे बस यही वाला एस्पेक्ट डिस्कस हो रहा है। तो अक्सर बच्चे जो मुझे शुरू में स्किन का जवाब दे रहे थे, वो इसलिए दे रहे थे कि उन्होंने बस इस चैप्टर में एक ही चीज पढ़ी होगी। तो लेकिन मेरा काम था कि मैं आपको पूरा स्पेक्ट्रम समझाऊं। तो स्पेक्ट्रम पूरा क्या है, ये है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। तो हमारे सिलेबस में एक्सक्रीशन पे एक अलग चैप्टर है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं होम्योस्टेसिस में, और ऑस्मो रेगुलेशन हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। तो हैं तो तीनों हमारे सिलेबस में, लेकिन तीनों इस चैप्टर में नहीं है बेटा। थर्मो रेगुलेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सक्रीशन के ऊपर अलग चैप्टर आ रहा है, और ऑस्मो रेगुलेशन वाला एस्पेक्ट हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? तो हमने तीनों एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन तीनों एक जगह पर नहीं है। इस चैप्टर में थर्मो रेगुलेशन है, उसके बाद फिर मैंने बताया एंडोक्राइन में रेगुलेशन आएगा, और फिर एक्सक्रीशन के ऊपर अलग चैप्टर है। ठीक है जी। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एस्पेक्ट हम जो इस चैप्टर में टारगेट करेंगे, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? ओके। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द थर्मो रेगुलेशन वाला एस्पेक्ट, हमें पहले उससे एक बात जरूरी करें, एंड दैट इज मेकैनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। हमने ये तो कह दिया, हमने ये तो कह दिया कि भाई होम्योस्टैटिक कंट्रोल अचीव करना है, लेकिन होम्योस्टैटिक कंट्रोल कैसे अचीव होगा, उसका तरीका कार, उसका पैटर्न क्या होगा, व्हाट वुड बी द पैटर्न, व्हाट वुड बी द मैकेनिज्म, व्हाट वुड बी द स्टाइल इन विच होम्योस्टैटिक कंट्रोल इज अचीव। तो बेटा होम्योस्टेसिस, मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक मशहूर जमाना सिस्टम, जिसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? फीडबैक सिस्टम। तो बेटा आपको यहां तक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हमने कहा होम्योस्टेसिस क्या है, क्लियर। उसके बाद हमने आपको कहा कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल अचीव करना इतना इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में कोई डेडिकेटेड ऑर्गन नहीं, बल्कि पूरी बॉडी इसको मिलकर अचीव करती है। फिर हमने कहा कितने टारगेट्स अचीव करने हैं बेटा, बोले कितने टारगेट्स अचीव करने हैं? 3 टारगेट्स अचीव करने हैं। नंबर 1 टेम्परेचर को मेंटेन करना है, नंबर 2 सॉल्यूट एंड वाटर लेवल्स को मेंटेन करना है, और नंबर 3 मेटाबॉलिक वेस्ट को मेंटेन करना है, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और अब हमने आपको कहा कि इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमें बस एक ही एस्पेक्ट पढ़ना है, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू दैट पार्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एग्जैक्टली द होम्योस्टैटिक कंट्रोल इज अचीव। तो बेटा उस एस्पेक्ट में सर आपको क्या बताने वाले हैं? फीडबैक सिस्टम। अब व्हाट इज फीडबैक सिस्टम, पहले इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, एंड देन I'll tell you कि बायोलॉजिकली फीडबैक सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है। देखो फीडबैक सिस्टम ये कोई बहुत मुश्किल सा वर्ड नहीं है। फीडबैक इज एन इंग्लिश टर्म, आप कॉमनली इस टर्म को सुनते रहते हैं। आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल यूजिंग माय मी एज एन एग्जांपल। लेट्स से आप डॉक्टर नूर को नहीं जानते थे, ठीक है। आपको कहीं से पता चला कि यार बायोलॉजी पढ़नी है, डॉक्टर नूर की क्लास लेकर देख लेते हैं ऑनलाइन। आप सारे आज डेमो क्लास लेने के लिए, ओरिएंटेशन क्लास लेने के लिए, या एक ट्रायल क्लास लेने के लिए आप मौजूद हैं, ठीक है जी। आपने ट्रायल क्लास ली, क्लास में सर अपनी जो हरकतें हैं वो करते रहे, पढ़ाते रहे हल्का फुल्का सा, और अब क्लास एंड हो गई। क्लास में आपने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, अब क्लास एंड हो गई। क्लास एंड होते ही कोऑर्डिनेटर का या जो भी एडमिन थी उनका कॉल आपके पास आ गया, और उन्होंने सवाल क्या पूछा कोऑर्डिनेटर ने, सर हाउ वाज द क्लास, हाउ वाज द क्लास, हाँ भाई कैसी थी क्लास। अब कैसी थी क्लास के दो जवाब हो सकते हैं।
लेट्स से अब्दुल रहमान है या उमैमा है या ताहिरा है या नजीम है, ठीक है, या सारा है, इन्होंने कहा कि सर बस हाइप है इनकी, हमने बड़ा नाम सुना हुआ था लेकिन क्लास तो बस अजीब सी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि सर कभी कुछ पढ़ा रहे हैं कभी कुछ पढ़ा रहे हैं, इतनी एक्स्ट्रा डिटेल दे रहे हैं, बच्चों से बात ही नहीं कर रहे, कनेक्ट ही नहीं कर रहे, समझा भी अपनी धुनी में रहे, तो हमें तो समझ में नहीं आई। वी वर नॉट सेटिस्फाइड, हमें तो मजा नहीं आया, हमें तो क्लास बहुत बोरिंग लगी। एक ये वाला फीडबैक है। ये क्या दे रहे हैं आप? फीडबैक दे रहे हैं ना भाई। क्या दे रहे हैं आप? फीडबैक दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो कोऑर्डिनेटर है, जो कंट्रोलर है। अब उस फीडबैक के बेसिस पर वो कंट्रोलर क्या करेगा कि डॉक्टर नूर को फोन करेगा और बोलेगा कि सर बच्चों ने कहा, बच्चे ज्यादातर सेटिस्फाई नहीं हुए और बच्चे कह रहे थे कि हम किसी और टीचर के साथ भी ट्रायल क्लास लेकर देखना चाहेंगे, और जनाब आली तो इंशाल्लाह सर हम आपको बताते हैं कि आपका ग्रुप कब से स्टार्ट होगा। ऐसे रिस्पॉन्स आएगा ना भाई। जैसे उमैमा शहजाद के जो टीचर हैं जिन्होंने क्लास में डाला है, वो कहेंगे अच्छा बेटा हम दूसरे सर के साथ आपकी क्लास करा देते हैं, सर के साथ अगर आप सेटल नहीं हो रहे। दूसरा केस क्या है कि दूसरे केस में आपसे पूछा गया क्लास के बाद कि भाई कैसा फीडबैक आया, अब उसके बाद आपने कहा सर, ओहो सर ये इंसान ही नहीं है, ये टीचर तो भगवान है, ये पढ़ाता नहीं है, घोल के पिला देता है। सर क्लास थी या स्टैंड अप कॉमेडी का शो था? हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। सर कंसेप्ट भी समझ में आया, मजा भी आया, पढ़ाई भी हुई, शेर व शायरी भी हुई, तफरी भी हुई, कंटेंट भी कवर हुआ, स्पेक्ट्रम भी क्लियर हुआ, जो स्कूल में पढ़ा था उससे कई ज्यादा क्लैरिटी समझ में आया। सर पढ़ाते नहीं है, घोल के पिलाते हैं, सर भगवान है, सर 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 आपके हाथ चूमने का दिल चाह रहा है, सर क्या बात है। अब जब ये वाला फीडबैक जो है आप देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, फौरन कोऑर्डिनेटर की कॉल आ जाएगी सर के पास कि सर वो ग्रुप जो है ना, बच्चे पागल हो गए, अब आप जल्दी से बताएं कि वो नेक्स्ट क्लास कब रखेंगे, बच्चे रजिस्टर होने के लिए पागल हो रहे। तो आप सुने और समझे इस एग्जाम्पल को। क्या एग्जाम्पल है कि बेटा आपने क्या किया, समझिएगा इस एग्जाम्पल में आप थे रिसीविंग एंड पर, ठीक है, आप थे रिसीविंग एंड पर, ठीक है जी, और रिसीविंग एंड पर आपने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, ठीक है, रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद फिर आपने बताया कंट्रोल सेंटर या कोऑर्डिनेटर को, जो कि अथॉरिटी थी जो डिसीजन ले रही थी। अब कोऑर्डिनेटर ने आपके फीडबैक के बेसिस पर अमल किया। अगर आपने उनको फीडबैक पॉजिटिव वे में दिया, उन्होंने अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया। अगर आपने फीडबैक उनको नेगेटिव वे में दिया, उन्होंने अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया। यस और नो बेटा बोलो, अरे बोलो यार, यस और नो। तो बिल्कुल इसी तरह बेटा फीड, इसी को कहते हैं फीडबैक सिस्टम, और फीडबैक सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है उतनी आपकी क्लैरिटी रहती है। तो समझिएगा बेटा फीडबैक सिस्टम कैसा सिस्टम होता है। इट्स अ सिस्टम दैट कंप्राइजेज ऑफ नंबर वन रिसेप्टर्स, नंबर वन रिसेप्टर्स। हमारी एग्जांपल में रिसेप्टर्स कौन है? जो रिसीविंग एंड पे जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। हमारी एग्जांपल में रिसेप्टर्स कौन थे? हमारी एग्जांपल में रिसेप्टर्स कौन थे बेटा? आप थे या कोऑर्डिनेटर था? हु वाज द रिसेप्टर, हु वाज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन? है सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने रिसीव की? आपने रिसीव की, तो यू वर रिसेप्टर्स। फिर आपने इस इंफॉर्मेशन को किससे शेयर किया? जो डिसाइडिंग, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। क्या कहते हैं बेटा? बोलते जाओ, याद करते जाओ बेटा। कंट्रोल सेंटर, जिंदगी भर ये कंसेप्ट याद रहेंगे। तो बेटा रिसेप्टर्स ने क्या किया? रिसेप्टर्स ने क्या किया? इंफॉर्मेशन रिसीव की। रिसेप्टर्स ने, बायोलॉजी में इंफॉर्मेशन को हम स्टिमुलस कहते हैं। बायोलॉजी में हम इंफॉर्मेशन को स्टिमुलस कहते हैं। तो स्टिमुलस को किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर ने किसको बताया? कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और किसके थ्रू रिएक्ट करेगा बेटा? तीसरे कंपोनेंट के थ्रू, विच इज कॉल्ड इफेक्टर्स, विच इज कॉल्ड इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स का काम क्या होता है? रिस्पॉन्स देना। इफेक्टर्स का काम क्या होता है? रिस्पॉन्स देना। एक और एग्जांपल सुनो, बात और क्लैरिटी से आ जाएगी। लेट सपोज स्टिमुलस, एक इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस सिंगुलर है बेटा, स्टिमुलाई प्लूरल है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मेरी बात समझना। एक और एग्जांपल सुनो। लेट सपोज हमारे किसी लड़के की एग्जांपल देनी पड़ेगी, लड़कियां बुरा भी मान जाती हैं। कौन लड़के की एग्जांपल दूं? जल्दी से बताओ, किस लड़के की एग्जांपल दूं? जल्दी जल्दी बताओ। रोहान, चलो रोहान की एग्जांपल ले लेते हैं। अब रोहान बैठे, इमेजिन करें मैं रोहान हूं, ठीक है, इमेजिन करें मैं रोहान हूं या अब्दुल रहमान हूं या जो भी हूं, है जी।
मैं बैठा हुआ हूं, अब एक स्ट्रेंजर आया और उसने मुझे यहां पर ऐसे करके टच किया, जरा मेरे हाथ की मूवमेंट को देखिएगा, ऐसे करके टच किया या ऐसे करके टच किया, है जी। अब मेरे जो यहाँ रिसेप्टर्स थे, उन रिसेप्टर्स ने फौरन से इंफॉर्मेशन रिसीव की, किसको भेजा? कंट्रोल सेंटर को भेजा। अब कंट्रोल सेंटर किसको बोलेगा? इफेक्टर्स को। अब क्या इफेक्टर्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। फौरन से मैं बोलूंगा, अबे भाई क्या हो गया, हु द हेल आर यू, क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो, क्या हो गया, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके? बात समझ आ रही है मेरे बच्चे? दूसरे केस में दूसरे केस में रोहान बैठे थे, अब्दुल रहमान बैठे थे, जिस लड़की के ये ख्वाब देखा करते थे कि रात को वो ख्वाबों में इनके आया करती थी दोशीजा, है। अब आज ये बैठे हुए हैं और आज वो दोशीजा इनके सामने आ गई और वो आके कहती है, अब्दुल रहमान कैसे हो, अब्दुल रहमान, है जी, कैसे हो? अब अल्टीमेटली क्या होगा? सेम इंफॉर्मेशन रिसेप्टर सेंस करेंगे, कंट्रोल सेंटर को बताएंगे। भाई एग्जाम्पल को एंजॉय कम करना है, कंसेप्ट समझना है। कंट्रोल सेंटर को बताएंगे और कंट्रोल सेंटर अब इफेक्टर्स को ऑर्डर करेंगे। क्या ऑर्डर करेंगे? वंस मोर प्लीज। क्या ऑर्डर करेंगे? वंस मोर प्लीज। यस और नो? तो क्या देख रहे हैं आप बेटा? फीडबैक पे काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आई, रिसेप्टर ने सेंस की, कंट्रोल सेंटर को बताई, कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को, इफेक्टर ने रिस्पॉन्स दिया। इज दिस क्लियर? यस और नो? इज दिस क्लियर? चल, चले, गुड गुड गुड। तो मेरा बच्चा, इसको कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम दो तरह से काम करता है, समझते जाना बेटा, अभी तो शुरू किया मैंने। फीडबैक सिस्टम दो तरह से काम करता है। फीडबैक सिस्टम दो तरह से काम करता है बेटा। एक, अरे भाई एग्जाम्पल समझा रहे हैं, वानिया बायोलॉजी में तो चलता है बेटा। चलो, फीडबैक सिस्टम दो तरह से, अभी समझ आया कि नहीं आया कि फीडबैक कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट केसेस? यस और नो? रोहान को टच दो दफा सेम जगह पर हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्स डिफरेंट था या नहीं था? बोलो। अरे रिस्पॉन्स डिफरेंट था या नहीं था? स्ट्रेंजर ने टच किया, रिस्पॉन्स अलग था, और दोशीजा ने टच किया तो रिस्पॉन्स अलग था। अच्छा, अब बेटा फीडबैक सिस्टम दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, और एक को कहते हैं बेटा, बोलो, पॉजिटिव फीडबैक। क्या कहते हैं बेटा? बोलो। नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। बोले, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। बेटा सवाल रखिए, सुनिएगा तवज्जो से। बेटा नेगेटिव फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है? सुनिएगा सुनिएगा, मैं लिख के भी दिखाऊंगा, पहले सुनिएगा। नेगेटिव समझाने जा रहा हूं बेटा। when when response when response of the control center when response of the control center is against the stimulus। अभी जुमले पर वापस आऊंगा, एग्जांपल सुनो। आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, आपने खाना खाया, खाना खाते ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, बॉडी ने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करके ब्रेन को बताया कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेटर को बताया, कंट्रोल सेंटर को बताया कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? क्या बोलेगा? बढ़ने दो ग्लूकोज का लेवल, आज बढ़ने दो, आज ग्लूकोज का लेवल छठे फाड़ दे। क्या ऐसा रिस्पॉन्स आएगा? नहीं। कंट्रोल सेंटर फौरन क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा कि भाई कुछ भी करो, ग्लूकोज के लेवल को कम करो। कैसे कम करो? इफेक्टर्स को ऑर्डर मिलेगा, इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होके क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज को कम कर देगा। तो गौर से देखिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था, कंट्रोल सेंटर ने क्या कहा? इसको कम करो, वापस नीचे लाओ। तो जब आपने स्टिमुलस, देखो स्टिमुलस क्या था? इंक्रीजिंग था। स्टिमुलस क्या था? इंक्रीजिंग था। ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था, रिस्पॉन्स क्या आया? नीचे लेकर आओ। अगेंस्ट हो गया? नहीं हो गया? एक और एग्जांपल सुनो। ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा था, बॉडी में रोजा रखा हुआ था, अम्मी नाराज थी, आज अम्मी ने इफ्तारी भी नहीं बनाई, रोजा रखा हुआ था, हालत खराब हो रही थी, लेवल नीचे जा रहा था, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल गिरता जा रहा है। रिसेप्टर्स ने सेंस किया, सेंस करके कंट्रोल सेंटर को बताया। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा कि आज ग्लूकोज लेवल को गिरने दो, आज बॉडी को मार के छोड़ो? ना 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 ना, बॉडी को क्या कहेगा? इफेक्टर्स को कहेगा किसी तरह भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ाओ। क्या करो? कम से कम खाना ही खा लो, कम से कम ग्लूकोज इंटेक कर लो, या जो बॉडी में रिजर्व ग्लाइकोजन है उसको तोड़कर ग्लूकोज बना लो। बात समझ आ रही है? आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाना शुरू हुआ, बॉडी को पता चला, कंट्रोल सेंटर को पता चला ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? क्या बोलेगा? और ऊपर जाने दो, जाने दो, इसको इसको ब्लड प्रेशर आज इतना बढ़ा दो कि रगे फट जाए। ना 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 ना,
क्या कहेगा कि हर वो काम करो जिससे ब्लड प्रेशर नीचे आए। आप एग्जांपल समझ लो, सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपकी बॉडी की एग्जांपल है। ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा था, ब्लड प्रेशर को नीचे लाने की कोशिश की गई, ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा हो तो ब्लड की बॉडी क्या करेगी, बोलेगी हाँ नीचे जाने दो, आज ब्लड का प्रेशर बिल्कुल रोक दो ना, ब्लड का प्रेशर वापस ऊपर लाने की बात की जाएगी। यस और नो? पानी का लेवल नीचे जा रहा होगा तो आपकी बॉडी क्या कहेगी, पानी पियो ताकि पानी का लेवल बढ़े। पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो बॉडी कहेगी जल्दी जल्दी यूरिनेट करो, जल्दी जल्दी जो है यूरिन पास करो ताकि वाटर का लेवल क्या हो जाए, कम। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही बेटा, बोलो। बेटा पानी की बॉटल लीजिएगा। क्या देख रहे हो, सारी एग्जांपल तुम्हारी बॉडी की है। क्या देख रहे हो कि जब सिग्नल ऊपर जा रहा है, स्टिमुलस इंक्रीजिंग है, स्टिमुलस इंक्रीजिंग है, स्टिमुलस इंक्रीजिंग है, तो क्या कर रहे हैं हम, उसे डिक्रीज कर रहे हैं। जब स्टिमुलस डिक्रीज हो रहा है तो बॉडी क्या कर रही है, उसे इंक्रीज कर रही है। ये हर एग्जांपल में बात समझ आती है। तो बेटा हाउ डू वी से दैट, व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? What is negative feedback, guys? When the response of the control center is against the direction of stimulus, it's called नेगेटिव फीडबैक। बेटा बात समझ आई? स्टिमुलस का मतलब सिग्नल इंफॉर्मेशन है बेटा। ग्लूकोज, ग्लूकोज के केस में ग्लूकोज स्टिमुलस है। ये बात समझ आई एवरीबॉडी इन द क्लास? कि जब आपका कंट्रोल सेंटर रिस्पांस दे स्टिमुलस के अगेंस्ट, क्या मतलब अगेंस्ट, स्टिमुलस ऊपर जा रहा है तो नीचे लाने का ऑर्डर दे, नीचे जा रहा है तो अरे बोलो ऊपर लाने का ऑर्डर दे। तो मेरे बच्चे इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। इंक्रीजिंग सिग्नल है तो डिक्रीज करने का ऑर्डर, डिक्रीजिंग सिग्नल है तो इंक्रीज करने का ऑर्डर। दिस इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव फीडबैक। एंड मेरा बच्चा, क्या इसी तरह से होम्योस्टैटिक कंट्रोल अचीव नहीं होगा, बोलो। होम्योस्टैटिक कंट्रोल हम किसे कहते थे, चीजों को मेंटेन करना। व्हाट वाज होम्योस्टैटिक्स, होम्योस्टेसिस, मेंटेन। तो मेंटेन कब होगा, जब कोई चीज ऊपर जाने लगे उसको वापस नीचे ले आओ, कोई चीज नीचे जाने लगे वापस ऊपर ले आओ, जब भी तो मेंटेन होगा ना। यस और नो, बोलो बेटा। मेंटेनेंस कब होगी, जब कोई चीज ऊपर जाने लगे वापस नीचे ले आओ, नीचे जाने लगे वापस ऊपर ले आओ, जब भी तो मेंटेन होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि होम्योस्टेटिक कंट्रोल इज अचीव्ड बाय नेगेटिव फीडबैक। जो हम बॉडी में होम्योस्टैटिक कंट्रोल अचीव करते हैं वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ही करते हैं। यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा हुआ बेटा, यहां तक समझ आ गया नेगेटिव फीडबैक क्या है, क्लियर? एंड होम्योस्टैटिक कंट्रोल इसी के थ्रू अचीव होता है। ये दो बातें सबको क्लियर है? मुझे सारी बातें, मुझे बताओ ये सारी बातें क्लियर है सबको? यस और नो? ओके। अब सवाल ये ध्यान में आएगा कि सर फिर पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब कंट्रोल सेंटर का रिस्पॉन्स अगेंस्ट दी स्टिमुलस ना हो, कंट्रोल सेंटर का रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस ना हो, बल्कि अलोंग द स्टिमुलस हो, इन फेवर ऑफ स्टिमुलस हो। क्या मतलब, कोई चीज कम हो रही है और कम कर दो, कोई चीज बढ़ रही है और बढ़ा दो, कोई चीज बढ़ रही है तो और बढ़ा दो, कम हो रही है तो और कम कर दो। मेरी बात समझ आ रही है? What is positive? When the control center respond in the direction of stimulus, कि stimulus की डायरेक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो रिस्पॉन्स आएगा और डिक्रीज करो, इंक्रीजिंग है तो रिस्पॉन्स आएगा और इंक्रीज करो। बात समझ आ रही है मेरे बच्चा? तो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली राइट द डेफिनेशन ऑल्सो। When the response of control center is
in the direction of stimulus, it's called positive feedback. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम बढ़ती हुई चीज को और बढ़ाएंगे, कम होती हुई चीज को और कम करेंगे, तो क्या इससे होम्योस्टेसिस आएगा? बोलो भाई, क्या अगर हम किसी चीज को जो बढ़ रहा है और बढ़ा दें तो क्या उससे मेंटेनेंस आएगी? नहीं आएगी। कम करते हुए को और कम कर दें तो क्या मेंटेनेंस आएगी? नहीं आएगी। तो मेरा बच्चा, this feedback is not for homeostasis, rather it's a situational feedback. ये वाला जो फीडबैक होता है ना, ये होम्योस्टेसिस के लिए होता ही नहीं है, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए होता है। मैं एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। और हमारी बॉडी में याद रखेंगे कि 95% फीडबैक नेगेटिव होता है। ये वाला फीडबैक हमारी बॉडी में 95% काम नेगेटिव फीडबैक से होते हैं, और सिर्फ 5% एग्जांपल्स होती हैं किसकी? पॉजिटिव फीडबैक की। मेरी बात समझ पा रहे हो कि हमारी बॉडी में असल में तो काम नेगेटिव के थ्रू ही होता है। यानी जो चीज बढ़ रही है उसको कम करो, कम हो रही है बढ़ाओ, ताकि हर चीज क्या रहे बेटा? बोलो, मेंटेन रहे। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक सर ने क्या लिखवाया? इट्स अ सिचुएशनल फीडबैक, जो स्पेसिफिक सिचुएशंस में आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेसिस बच्चों, ये होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेसिस। अब सवाल ये है कि सर एग्जांपल दे दें, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल वैसी ही कम होती है। तो बेटा आपको एग्जांपल देता हूं, ये पास पेपर के एमसीक्यू में आ चुकी है ये एग्जांपल। पॉजिटिव फीडबैक अक्सर स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि इसकी एग्जांपल को समझाना भी मुश्किल है, बट पास पेपर में इसकी 2 एमसीक्यूज आ चुके हैं। मैं दोनों बता देता हूं और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल भी दूंगा। पहले मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक एवरीबडी इन माय क्लास एब्सोल्युटली क्लियर? ओके। नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल्स भी समझ में आ गई। ग्लूकोज बढ़ रहा है, कम कर दो, कम हो रहा है बढ़ दो। पानी बढ़ रहा है, कम कर दो, कम हो रहा है बढ़ा दो। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम कर दो, कम हो रहा है बढ़ा दो। ये सारे नेगेटिव की एग्जांपल्स हैं। अब जरा पॉजिटिव की एग्जांपल देने। बेटा पॉजिटिव की पहले वो 2 एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं जो आपके पास पेपर में आ चुकी हैं, ठीक है? सबसे पहली कॉमन एग्जांपल है बेटा, ओह, सबसे पहली कॉमन एग्जांपल है बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी के सकलिंग रिस्पॉन्स पर मिल्क प्रोडक्शन इन दी मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर। सबसे पहला एग्जांपल है जो आपके पास ऊपर में एमसीक्यू में भी आ चुका है। सुनना, मेरी एग्जांपल को समझना। मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि जो यंग वन होता है वो मदर के मेमोरी ग्लैंड्स पे फीड करता है ना? मदर के मेमोरी ग्लैंड जिसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो मिल्क की प्रोडक्शन और बच्चे का सकलिंग रिस्पॉन्स, ये दोनों पॉजिटिव फीडबैक का ताल्लुक है। क्या मतलब? बच्चा जितने जितने स्ट्रांगली सकलिंग रिस्पॉन्स देगा, बच्चा न्यू बॉर्न जितना स्ट्रांगली सकलिंग रिस्पॉन्स देगा, बॉडी उतना ही मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती चली जाएगी। सकलिंग जितनी स्ट्रांग होगी, मिल्क प्रोडक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। एक बच्चा है जो वीक है और वीक होने की वजह से सकलिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कर पा रहा, तो ऑटोमेटिकली मिल्क प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। एक मदर है जो बच्चे को सही से होल्ड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो सही से सकलिंग नहीं कर पा रहा, तो ऑटोमेटिकली मदर की मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सकलिंग वीक होगी तो यानी सकलिंग डिक्रीज होगी तो बेटा मिल्क प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। सकलिंग इंक्रीज होगी तो मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो यहां पर चूंकि फ्यू एग्जांपल्स हैं तो मैं यहां लिख भी देता हूं। पहला एग्जांपल क्या है यहां पर? सकलिंग रिस्पॉन्स। ये पास पेपर में आपको एमसीक्यू में नजर आएगा। सकलिंग रिस्पॉन्स एंड मिल्क प्रोडक्शन, ये पॉजिटिव फीडबैक है। सकलिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मिल्क प्रोडक्शन भी उतनी ज्यादा ही होगी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। जितना ज्यादा स्टिमुलस इंक्रीज होगा, रिस्पॉन्स भी उतना इंक्रीज होगा। क्लियर? क्लियर? बेटा समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? दूसरा एग्जाम्पल सुनो, वो भी थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन से ताल्लुक रखता है, एंड दैट इज द डिलीवरी। देखो आप जानते हैं
कि जब प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो जाता है और बेबी की डिलीवरी का टाइम आता है, तो उस वक्त डिलीवरी के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ठीक है जी। जब फीमेल बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है, तो वो डिलीवरी जो लेबर के थ्रू होती है, हम क्या देखते हैं कि फीमेल का जो यूट्रस होता है, यहां पर बेबी मौजूद है, लेट्स से अब इसकी डिलीवरी का टाइम आ गया, तो ये जो यूट्रस के मसल्स है ना, यूट्रस के मसल्स, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स स्ट्रांगली टू पुश द बेबी डाउनवर्ड, टू पुश द बेबी डाउनवर्ड। एंड इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि फीमेल को क्या होता है, लेबर पेन होता है। लेबर पेन क्या है? इट्स अ पेन जो कि यूट्रस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पैदा होता है। और क्यों पैदा होता है? ताकि बेबी की जो मूवमेंट है, बेबी का जो डिसेंड है, बेबी की जो डिसेंडिंग मूवमेंट है, वो जल्दी से जल्दी कराई जा सके ताकि डिलीवरी हो। बात समझ आ रही है? अब मेरा बच्चा सुनना, यहां पॉजिटिव फीडबैक कैसा है? मेरा बच्चा बेबी की मूवमेंट समझना, बेबी की मूवमेंट जितनी स्लो होगी, बेबी की मूवमेंट जितनी स्लो होगी, पेन भी उतना स्लो होगा। क्या मतलब? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुई, बेबी ने मूव किया, अब बेबी की मूवमेंट अगर हुई है तो अगला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर बेबी की मूवमेंट और बढ़ी, अगला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर बेबी की मूवमेंट और बढ़ी, अगला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। बात समझिएगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जिनको हम लेबर पेन का नाम देते हैं, ये लेबर पेन एंड डिसेंड ऑफ द बेबी इन द बर्थ कैनाल इज पॉजिटिवली कनेक्टेड। कैसे? the movement of the baby, movement and the uterine contractions are positively linked with each other। क्या मतलब? बेबी की मूवमेंट जितनी अच्छी होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उतनी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आता है और जैसे जैसे बेबी डिसेंड करता है, लेबर पेन बढ़ता जाता है। यस और नो? लेबर पेन बढ़ता जाता है। यस और नो? यस। और इसीलिए मेरे बच्चे, जिन फीमेल्स में डिलीवरी से पहले बच्चे की डेथ हो जाती है, लेट सपोज बच्चे की बॉडी है, यूट्रस के अंदर डेथ हो गई, अब वो बेबी डिसेंड नहीं कर पा रहा, उनमें लेबर पेन भी खत्म हो जाता है, फिर सर्जरी करके निकालना पड़ता है बेबी को, डेड बॉडी को बाहर निकालना पड़ता है। खैर, एग्जाम्पल कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, बस दो एग्जाम्पल ही आपके पास पेपर्स में ही मौजूद है कि एक जो लेबर पेन का एपिसोड है, लेबर पेन का एपिसोड, ये भी किसकी एग्जाम्पल है बेटा? पॉजिटिव फीडबैक की। और दूसरा जो सकलिंग रिस्पॉन्स और मिल्क प्रोडक्शन है, ये भी किसकी एग्जांपल है बेटा? पॉजिटिव फीडबैक की। जितनी स्ट्रॉन्ग सकलिंग होगी, मिल्क प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी। जितना बेबी की मूवमेंट अच्छी होगी, लेबर पेन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। इज दिस क्लियर? तो बेटा लेट मी जस्ट कंक्लूड टुडेज सेशन। अभी 1 घंटे के बाद दोबारा भी मिलना है। आज हमने सिस्टमैटिक बायोलॉजी शुरू कर दी है। होम्योस्टेसिस, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट एट अ कांस्टेंट लेवल। कितने टारगेट्स अचीव करने हैं बेटा? 3 टाइम्स अचीव करने हैं। टेम्परेचर मेंटेन करना है, सॉल्यूट और वाटर लेवल मेंटेन करना है, और एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट मेंटेन करना है। ठीक है जी। मेंटेन करने के लिए फीडबैक सिस्टम काम करता है, जिसमें signals are received by receptors which tell the control center give response via effectors। ठीक है जी। फीडबैक सिस्टम दो तरह से काम करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? जब रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस आए, दिस इज द फीडबैक रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टैटिक कंट्रोल। एंड पॉजिटिव फीडबैक इज अ सिचुएशनल फीडबैक। सिचुएशनल फीडबैक जो होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, पर्टिकुलर सिचुएशंस में आता है। यस और नो? यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? आर वी गुड टू गो? Yes, that's it for today. Inshallah, I'll see you again after 1 hour in the section of plant biology. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।